जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर की जिला कार्य समिति की इस बैठक में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजस्थान के किसान आयोग के अध्यक्ष श्रद्धेय CR चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमावत साहब, हम सब के लिए आदरणीय, हम सब के लिए श्रद्धेय पूर्व विधायक आदरणीय सूर्यकांता जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और आज इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित आए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, मैं हृदय पूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे पास आप सबके धन्यवाद करने के अनेक कारण हो सकते हैं। गत विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजस्थान की उस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जब राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयाण किया था, तब जिस संकल्प की शक्ति के साथ और जिस ऊर्जा के साथ मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ताकत के साथ में काम किया और इस पूरे क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है तो पश्चिमी राजस्थान का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। जोधपुर जिले में हमने 10 में से 8 सीटें जीतकर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में इन कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर 8 में से 7 सीटें जीत करके एक नया कीर्तिमान हमने सृजित किया। मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूं। पिछला लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के फॉल्स नैरेटिव्स घड़े गए, वो चर्चा अभी आदरणीय CR चौधरी साहब ने की, देश भर में सुनियोजित तरीके से जिस तरह से झूठ को खड़ा करने के षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस तरह से झूठ को नंगे पांव दौड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, आधारहीन विषयों को खड़ा करके और उनके ऊपर समाज में भ्रांति फैलाने का काम जिस तरह से किया, उसको धक्का बताते हुए आप सब कार्यकर्ताओं ने भागीरथी पुरुषार्थ और परिश्रम करते हुए सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल, भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजयी करने का आप सब लोगों ने काम किया। मैं आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं, आप सबको हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। चुनाव के बाद आप सब लोगों के प्रेम से मिले परिणाम, आप सब लोगों के पुरुषार्थ से मिले परिणाम के बाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया और मेरे लिए यह सौभाग्य का अवसर आप सब लोगों के पुरुषार्थ के चलते सृजित हुआ, आप लोगों के प्रेम के चलते सृजित हुआ। मैं हृदय पूर्वक उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद में जब मैं पिछले 30 तारीख को पहली बार जोधपुर आप सब लोगों के बीच में आया था और उस दिन जिस स्नेह के साथ में और जिस ऊर्जा के साथ में आप सब ने मेरा स्वागत किया था, मैं उसके लिए भी हृदय पूर्वक आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त भी धन्यवाद करने के अनेक कारण मेरे पास में हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों, हम सब परिवार भाव से हम सब लोगों ने मिलकर के जिस तरह से काम किया है, मेरा रोम रोम आप सब लोगों का ऋणी है। मैं कृतज्ञ मन से आप सबका अभिनंदन और अभिवादन करना चाहता हूं। मित्रों, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गई। 2014 से पूर्व भारत में जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे देश भर में था, जिस तरह से
पॉलिसी पैरालिसिस देश में था, जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव इस देश में हो रहा था, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की आकलन करने वाली संस्थाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, जो सबसे कमजोर 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ में सूचीबद्ध किया था। उस परिस्थिति में देश की जनता ने पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए और नरेंद्र मोदी जी पर आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए हम सब के पुरुषार्थ के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान किया था। 2014 से लेकर लगातार 10 साल तक जिस तरह से नीतिगत फैसले किए गए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, हम प्रदर्शन करेंगे, तेज गति के साथ में काम करेंगे और देश को केवल चलाने के लिए नहीं, देश को बदलने के लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे, इस मंत्र के साथ जो सरकार ने काम किया था। भारतीय जनता पार्टी को जब कभी भी अवसर मिला और उस अवसर के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को गणेश मान करके हम विकास के केंद्र में गरीब को रखते हुए काम करेंगे, इस मंत्र के साथ में जो काम किया, ये केवल शाब्दिक नहीं था। माननीय भैरव सिंह जी की 77 में सरकार बनी थी, उस समय जो अंत्योदय की परिकल्पना की गई थी, वो अंत्योदय की परिकल्पना लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार की गरीब कल्याण पर आधारित योजनाएं देश के गरीब के जीवन को परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर के चलने वाली योजनाओं के आधार पर जिस तरह से काम किया, 5 साल तक निरंतर उसका परिकार सेवा का परिणाम देश की जनता ने 2019 में और बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने का पारितोषिक देकर के किया। और 2019 से लेकर के 2024 के इस कालखंड में जिस तरह से बड़े फैसले किए गए, जिन फैसलों का इंतजार ये देश, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश का सामान्य मतदाता अनेक दशकों से कर रहा था, उन फैसलों को लेकर के जिनका उल्लेख आदरणीय महेंद्र कुमावत जी ने किया, आदरणीय वनिता जी ने भी अपनी चर्चा के दौरान जिनकी बातचीत की, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, 35A का मुद्दा हो, जनरल कास्ट को 10% रिजर्वेशन देने का मुद्दा हो, और वहां से लेकर के राम मंदिर के निर्माण जिसके संकल्प को लेकर के लाखों लोगों ने अपने जीवन समर्पित किया था, उन सब विषयों का समाधान करने का काम 2024 तक देश की सरकार ने किया था। 24 के चुनाव में जिस तरह से झूठे नैरेटिव गढ़े गए, आरक्षण समाप्त करने की जो है अफवाहें जिस तरह से फैलाई गई, संविधान के हाथ में लेकर के संविधान की हत्या करने वालों ने संविधान बचाने की दुआई का देते हुए संकल्प लेकर के झूठ गढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनता ने 62 साल के बाद पहली बार किसी एक दल को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। इससे पहले आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू साहब को यह अवसर मिला था, लेकिन वो काल, वो परिस्थितियां एकदम दूसरी तरह की, क्योंकि उस समय में आजादी के बाद में लगातार चुनाव हुए थे, कोई दूसरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी इसका अस्तित्व नहीं रखती थी, न उस समय कोई मीडिया था, न कोई सोशल मीडिया था, आम व्यक्ति तक संदेश पहुंचना ही संभव नहीं था। उन परिस्थितियों में, उस समय की परिस्थितियों में 3 बार लगातार सरकार बनाने का अवसर जो है वो निश्चित कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन दुनिया में कहीं भी पिछले 50 दशक में, किसी भी पिछले 5 दशक में दुनिया में किसी भी एक देश में लगातार 3 बार किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष बनने का अवसर अगर कहीं मिला है, तो देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत और सरकार की संकल्प शक्ति के साथ जिस तरह से सरकार ने देश को बदलने के लक्ष्य को लेकर के सामान्य व्यक्ति के जीवन को छूते हुए काम किया, उसके कारण से यह पारितोषिक देश की जनता ने दिया। परिणाम आया, निश्चित ही बात को हमें स्वीकार करना होगा, हम सबको इसके लिए आकलन भी करना होगा कि जिस अपेक्षा को लेकर के हम चले थे, झूठ के चलते हुए कुछ उस अपेक्षा को प्राप्त करने में हम चूके, लेकिन फिर भी जो हमारा प्री पोल अलायंस था, हमारा जो एनडीए का गठबंधन था, उसको पूरे बहुमत की और स्पष्ट बहुमत की सरकार, बड़े बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव,
इन 3 चुनावों में कुल जीती हुई सीटों को जीत ले तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिली सीटों के बराबरी नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद में भी जश्न का माहौल बना करके और अपने आप को विजयी हो ऐसी भूमिका में दिखाने का काम करें। मुझे किसी ने पूछा एक दिन, विजयताई ने पूछा, नाम से कह सकता हूं, मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थोड़ा मायूसी का माहौल है और कांग्रेस पार्टी के लोग जश्न मना रहे। तो मैंने उस दिन कहा था कि दीदी, मैं और मेरी बड़ी बहन जो है वो दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे प्राइमरी क्लास से। मेरी बड़ी बहन को हर साल जो है पहली क्लास से लेकर के हमेशा ही 100 में से 99 नंबर आते थे, 100 में से 100 नंबर आते थे, 100 में से 98 नंबर आते थे और अपने तो बड़ी मुश्किल से पास होते थे। तो मेरी दीदी को 7वीं क्लास में जो है वो उनको 95% मार्क्स आ गए। सारे घर में मायूसी का माहौल था और मुझे गलती से उस समय 5वीं में पढ़ता था, गलती से उस समय मेरे 70% मार्क नंबर आए थे, सारे मोहल्ले वाले मिठाई बांट रहे थे। तो कांग्रेस की हालत जो है वो मेरी जैसी। कांग्रेस में पहली बार 99 सीटें जीतने के बाद वो इस तरह से प्रदर्शित कर रहे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा हो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 3 प्रदेशों में मिलाकर के 64 सीटें, 64 सीटों में प्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ी थी। 64 में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। देश के कुल 32 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में से 9-11 जगह 100% सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली और कांग्रेस 9 से ज्यादा 11 से ज्यादा जगहों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको पूरे देश में पैन इंडिया देश की जनता ने इस 2024 के चुनाव में भी अपना समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल तक और सुदूर गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक भारतीय जनता पार्टी को देश के हर कोने में देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के और पैन इंडिया पार्टी की तरह जो है एक बार फिर देश की जनता ने पहचान दी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, ये जो कांग्रेस की 99 सीटें मिली है इनका आकलन करने की आवश्यकता है। ये 99 सीटें उन प्रदेशों में मिली जहां कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनकी सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी थी, अन्यथा अधिकांश प्रदेशों में जहां डायरेक्ट फाइट थी वहां कांग्रेस पार्टी हार करके किनारे पर खड़ी हुई। लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे जश्न का माहौल बना करके वो अपने आप को विजेता घोषित करने या प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, चुनौती बहुत बड़ी है और मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया। और जैसा अभी आदरणीय CR चौधरी साहब कह रहे थे कि प्रदेश की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया, देश की जनता ने सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया और इन दोनों आशीर्वाद के साथ में हमारी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी दुगनी बढ़ जाती है। मित्रों, इसी के साथ साथ में जिस कांग्रेस पार्टी ने 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को तार-तार करने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1975 को एक रात में संविधान को किनारे करके 1,25,000 लोगों को, देश के जो लोगों को है वो जेल के पीछे सीट दिया। ये सारे पत्रकार मित्र भी कुछ यहाँ खड़े थे, सारे पत्रकार मित्रों को भी इस बारे में कहना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को भी एक कोने में खड़ा कर दिया था। वो लोग आज लोकतंत्र की क्या जो है दुहाई देते हुए संविधान की किताब को लेकर के अपने झूठे स्वांग करते हुए दिखाई देते हैं। ये झूठा नैरेटिव खड़ा करने का एक और प्रयास जो है वो देश की जनता के सामने वो कर रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान की हत्या करने का पाप किया, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का पाप किया, जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने का काम किया, जिन्होंने संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चुनी हुई सरकारों को आर्टिकल 356 अप्लाई करके जिन्होंने सरकारों को गिराने का पाप किया, वो लोग आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान को बचाने के रक्षा करने का ढोंग करते हुए दिखाई देते हैं। इस विषय को धरातल तक लोगों के बीच में ले जाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि ये जो झूठ की लड़ाई चल रही है और इस झूठ की लड़ाई के चलते हुए जिस तरह का नुकसान हम सबके ने देखा है, ये नुकसान आगे न हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को द्विगुणित उत्साह के साथ में और दोहरी ऊर्जा के साथ में काम करने की आवश्यकता है।
ये परिवारवादी पार्टियां, जिनके लिए केवल परिवार और परिवार का हित ही एकमात्र जो है लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस होगी या कांग्रेस के साथ में इस इंडिया अलायंस में जुड़ी हुई जितनी पार्टियां, वो सब पार्टियां होंगी। उन सब पार्टियों ने, और मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि आज संविधान के बचाने के उस लड़ाई में जो लोग कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, वो सारे वही लोग थे जो उस समय में कांग्रेस के उस संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या के समय सबसे ज्यादा पीड़ित थे। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी उनके साथ में खड़ी है। आप लोगों को जानकारी में होगा कि लालू प्रसाद यादव जी उस समय जब मीसा में बंद थे, तब उनकी पुत्री पैदा हुई थी, उनका नाम मीसा था, और जिसकी बेटी का नाम मीसा है, वो आज जो है मीसा लगाने वाले लोगों के साथ में खड़े होकर के राहुल गांधी जी जय जयकार बोलने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह जी यादव साहब, उनकी पार्टी का अस्तित्व ही उस जो है, और उनकी खुद के नेतृत्व का अस्तित्व भी जो है, वो उस समय में उस 75 से जो है आपातकाल की लड़ाई के अगेंस्ट में जाकर के उनकी लीडरशिप डेवलप हुई थी, वो आज आपातकाल लगाने वालों के साथ में खड़े हैं। ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो केवल और केवल परिवार के हित के लेकर साधने को लेकर के काम करती हैं, वो आज उस इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ में परिवारवादी पार्टी के साथ में खड़े होकर के काम कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंत्र को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। मित्रों, देश के संसाधनों का उपयोग देश के हित में हो और देश के संसाधनों को देश को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के देश की सरकार इस मंत्र को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। और जब इस मंत्र को लेकर के सरकार काम करती है, तो भारत के हितों के साथ में कहीं भी समझौता न होगा और न करेंगे। इस मंत्र को जब लेकर के जब काम करते हैं, तब पूरे विश्व भर में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की ताकत, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ता है। अभी आप सब लोगों ने देखा हो कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, आदरणीय महेंद्र कुमार साहब उसकी चर्चा कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो वहां पढ़ रहे थे वो किस तरह से वापस आए, लड़ाई किस तरह से रुकी। लेकिन उससे आगे बढ़कर जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के समय में पूरी दुनिया के यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने, नाटो देशों ने जो है वो सेंसर्स लगाए कि कोई भी देश रशिया के साथ में या यूक्रेन के साथ में बिजनेस डील नहीं करे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत के हित में यह है कि हम रशिया से रूपी टर्म में कच्चा तेल खरीदें, हमको जहां से सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे। हम दुनिया के किसी बैंक को नहीं मानते हैं, और भारत के हित में वहां से कच्चा तेल खरीदा, जिसके चलते हुए आज भारत में हम जो है इन्फ्लेशन को रोकने में कामयाब है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी रूस गए, और जिस दिन प्रधानमंत्री रूस में पहुंचे, बहुत लंबे समय के बाद में, लगभग 2019 के बाद 6 साल बाद में हमारे रशिया के प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा हुई। और रशिया भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, भारत के पुराने रिश्ते हैं, भारत के बहुत गहरे रिश्ते रशिया के साथ में। और रूस ने भी पहली बार भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर के भी, जो प्रोटोकॉल सिस्टम है उससे आगे बढ़कर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान और आतिथ्य किया था। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे तो उस दिन एक घटना हुई, और वो घटना थी कि रूस ने कुछ मिसाइल्स डाली, जो मिसाइल यूक्रेन में जाकर के अर्बन एरियाज में एक बच्चों के हॉस्पिटल पर उनमें से एक मिसाइल गिरी, और उसमें अनेक बच्चों की जो है वो दर्दनाक मृत्यु हुई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का साहस देखिए, हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने रूस की धरती पर खड़े होकर के भी रूस की उस विषय को लेकर के निंदा भी की, आलोचना भी की, और कहा कि भारत ऐसे विषयों पर किसी भी दूसरे देश के साथ देने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी ताकत पूरे विश्व भर में बढ़ी, आज भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बढ़ी है। अभी मुझे जिसकी चर्चा हुई, अभी मुझे जिस कमेटी के लिए, जिस मीटिंग के लिए मुझे जो आपके आशीर्वाद से दायित्व मिला है, उसके चलते हुए मुझे जो अवसर मिला है, उस अवसर के सामने मेरे सामने आगे कल से लेकर के एक बड़ी जो है मीटिंग जो दिल्ली में होने वाली है। देश की आज़ादी के बाद में दुनिया में यूनेस्को ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, एक जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जिसमें दुनिया के 195 देश सिग्नेटरी हैं।
कि हम अपनी जो वैश्विक विरासत है उन सब का संरक्षण वो किसी एक देश की, एक समाज की नहीं है, वो पूरी दुनिया की धरोहर है, उसको आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। इसको लेकर के पूरी दुनिया ने एक जो है संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत भी उसका सिग्नेटरी। पिछले 5-6 दशक से भारत को 5 बार उसकी गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, वो रोटेशन के आधार पर मिलता है। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार, ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे बनने के बाद में भारत को पहली बार उसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। और अध्यक्षता करने के उस अवसर के साथ साथ में आज़ादी के बाद पहली बार इस 6 दशक में उसकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग का आतिथ्य करने का पहला अवसर भी भारत को मिला और उसमें कल से उसका शुभारंभ होने वाला है। और उसमें लगभग 195 सभी देशों के 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि जो हैं वो भारत में, लगभग आधे से ज़्यादा लोग उसमें पहुंच चुके। 30 देशों के कल्चर मिनिस्टर उसमें ऑलरेडी भारत में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं आज शाम तक। देश भर के सारे राज्यों के कल्चर मिनिस्टर्स को भी हमने उसमें इन्वाइट किया। हर राज्य से 5 प्रतिनिधियों को उसमें इन्वाइट किया हुआ है। ये लगभग 4000 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम कल से लेकर के आगामी 10 दिन तक वो मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में अब तक जितनी ग्लोबल हेरिटेज साइट्स बनी हैं जो डिक्लेयर की गई हैं, यानी लगभग 1199 के आसपास, उन सब साइट्स का लेखा जोखा वापस होगा और भारत को एक बार फिर एक नई साइट को अपनी तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए जो दुनिया भर के प्रस्ताव आए उन पर समीक्षा करते हुए अपने नाम जो है रजिस्टर कराने का अवसर हमको मिलेगा। इसलिए मेरे लिए बहुत जो है कठिनाई का दौर था, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी उसको लेकर के कि कल प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। वर्ल्ड यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल उस कार्यक्रम में रहेंगे, भारत के विदेश मंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे और दुनिया भर के मंत्री सब उस कार्यक्रम में रहेंगे। लेकिन माननीय जिलाध्यक्ष जी का आग्रह था और वो आग्रह भी नहीं का लगभग आदेश की भाषा में उन्होंने कहा था कि 2 घंटे के लिए भी ऊपर आ जाना चुपचाप। सामान्यतः वो इस तरह से बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस भाषा में आदेश किया था तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर कल जो संकट हो गया था कि कल माइक्रोसॉफ्ट के एक साइट के एक सर्वर डाउन हो जाने के कारण से पूरी दुनिया में लगभग अराजकता का माहौल था। दुनिया भर की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। हमारे भी एयरपोर्ट्स पे, बेंगलोर एयरपोर्ट पे 90% फ्लाइट्स कल कैंसिल हो गई। दिल्ली में भी बड़ा कैओस था, इसलिए बड़ा संकट था इसको सबको व्यवस्थित करके यहाँ पहुँचने का। लेकिन क्योंकि जिलाध्यक्ष जी का आदेश और आप सबके साथ में मिलने का मोह जो है उसके चलते हुए मैं 3 घंटे के लिए आप सबके बीच में आया। इस सौभाग्यपूर्ण अवसर को मैंने प्राप्त किया। मैं हृदयपूर्वक उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अभी राजस्थान सरकार के बजट के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। आदरणीय CR चौधरी साहब ने विस्तार से उसके बारे में बात की। क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, उस सरकार ने सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और जो उनका मार्ग है, उसी मार्ग पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि देश को हम विकसित भारत बनाएंगे और साथ साथ में उनका ये संकल्प कि आने वाले 5 साल में हम जो है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। क्योंकि आर्थिक प्रगति के बिना न रोजगार संभव है, न अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाए बिना जो है आगे विकास संभव है। इसलिए अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने का मंत्र लेकर के जो उन्होंने काम किया, ठीक उसी मंत्र पर राजस्थान की विधानसभा में पारित बजट पेश किए गए बजट में भी राजस्थान की सरकार ने भी उसी दिशा में काम करते हुए एक तरफ सर्वांगीण विकास हो, दूसरी तरफ सबके जीवन में परिवर्तन लाने लायक काम करें। हम राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें और उसके साथ साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के पैमाने को बढ़ा करके $350 बिलियन, लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बनाए। ये संकल्प जो है राजस्थान विधानसभा में उस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, कि उन्होंने टूरिज्म, जिसका राजस्थान में अपार संभावना है और जिसका दायित्व मुझे मिला है, 500 करोड़ रुपए का निवेश टूरिज्म सेक्टर में करेंगे। ये संकल्प भी जो है वो इस वर्ष में 500 करोड़ और आने वाले 5 साल में 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये संकल्प इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
क्योंकि टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें देश में तो संभावनाएं हैं ही, लेकिन राजस्थान में उसकी अपार संभावनाएं हैं। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जो खेती के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाला सेक्टर है। इसलिए टूरिज्म की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में काम हो, हमारे जोधपुर में प्राथमिकता के साथ में काम हो, हम सब मिलकर के इस दिशा में आगे सरकार के साथ मिलकर के राज्य सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए काम करेंगे। मैं तो अंत में सिर्फ आज इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के लिए ये जो परिणाम है, ये परिणाम केवल हम सब लोगों के लिए अवसर नहीं लेकर के आए हैं, ये हम सब लोगों के लिए उत्तरदायित्व का एहसास करने का अवसर भी लेकर के आए। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी के साथ में जुड़ करके और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत को हम और बढ़ा सकें, सरकार में रहने की, इस सरकार में होने की इस ताकत का उपयोग करते हुए हम अपनी संगठन की ताकत को, संगठन की धार को और कैसा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को जुट करके काम करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव होंगे। उन चुनावों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, इस दिशा में संकल्प लेकर के हम सब कार्यकर्ताओं को, चाहे हम मंच पर बैठे हैं या मंच के सामने बैठे हैं, हम सबको मिलकर के और अधिक गति के साथ में काम करने की आवश्यकता है। और हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को और अधिक यशस्वी बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। मुझे पता है क्योंकि मैं जब ऐसे लिख रहा था कुछ छोटा छोटा, तो देवेंद्र जोशी जी मेरे पास में बैठे थे, उन्होंने कहा क्यों लिख रहे हो, ज़्यादा लिखोगे तो 1 घंटे तक पढ़ोगे। तो इसलिए थोड़ा ही जो है बिना लिखे बोल दोगे तो आधे घंटे में छूट जाएंगे। लोगों को रोटी भी खानी है और आपको रोटी खाने के बाद में वापस भी जाना है, इसलिए बहुत लंबा विषय नहीं रखते हुए फिर अवसर आएगा, हम सब मिलकर के फिर बातचीत करेंगे। हम परिवार भाव से साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी के ध्वज और विचार को और अधिक बुलंद करेंगे। इस विश्वास के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। भारत माता की जय। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय सांसद महोदय, मंत्री जी का हार्दिक आभार